स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर सेट में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चनों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट, हम किसी भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करने वाले हैं, बल्कि कुछ चैप्टरों के मिक्सअप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, टोटल क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर सेट में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। मैं प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, जो आपको कि प्रत्येक क्वेश्चन में बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर सेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से समझते हुए चलिएगा। और खुद को आप जज कीजिएगा कि 10 क्वेश्चन में हम कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से बिल्कुल सही सही दे सकते हैं। एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से डियर स्टूडेंट, आपको पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की बिल्कुल फ्री कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, वो भी यूट्यूब पर। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पेश करते हैं डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, एक राशि 5 वर्षों में 13% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से रुपया 66,000 हो जाती है, तो वह राशि कितनी है? एक कोई राशि है जो कि 5 वर्षों में 13% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज से 66,000 हो जाती है, तो वह राशि कितनी है, ये आपको बताना है। तो आपको क्या पता है? आपको पता है मिश्र धन बराबर आपका होता है मूलधन प्लस का साधारण ब्याज। यहाँ पर मिश्र धन क्वेश्चन में दे रखा है कि 66,500 रुपया मिश्र धन दे रखा है 66,500। मूलधन आपको ज्ञात करना है, तो मूलधन को पी ही रखते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर। दर की वैल्यू आपका 13% है, गुणे समय 5 साल है, बट्टे आपका 100 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ से हम काट देते हैं 5 विषय 100, तो यहाँ से मिलेगा 66,500 बराबर P प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा 13P बट्टे का 20, 13P बट्टे का 20। इसको कैलकुलेट कर लो तो 66,500 20P और 13P कितना होगा? 33P बट्टे का आपको मिल जाएगा 20। काट दो इसको तो 11 तिया बाबू होता है 33, 11 छक्का 66, ये आपका 66,000 है। इसको क्लियर कर लेना, ये 66,000 है, ठीक है। ये आपका 66,000 है, ये आपका 66,000 है, ठीक है। ये आपका 66,000 है। तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, 3 जीरो उतार देंगे, फिर 3 से काट लो तो 3 दूना 6 और 3 पे जीरो उतार दो, तो P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? P की वैल्यू मिल जाएगी 2000 गुणे 20, यानी P की वैल्यू आपको मिल जाएगी 40,000 रुपया। यानी कि जो मूलधन की राशि थी वो आपका 40,000 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सॉल्व करवाया है। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करवाऊंगा।
जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना हो, प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है डियर स्टूडेंट, x में x का 20% जोड़ना x को निम्नलिखित में से किससे गुणा करने के बराबर है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है कि x में x का 20% जोड़ा निम्नलिखित में से x में कितने गुणा के बराबर है। तो आइए हम देख लेते हैं कितने गुणा के बराबर है। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो x में x का 20% जोड़ना x में कितने के गुणा करने के बराबर है। तो x का 20% यहाँ पर ऐड कर लिया। तो देखो 20 25 आपका होता है 100, तो मिल जाएगा x प्लस का x अपान 5। कैलकुलेट करोगे कितना मिलेगा 6x अपान 5। तो 5 एकम 5 अपान दूना 10, यानी कि 1.20 के मल्टीपल के बराबर है। यानी कि x में x का 20% जोड़ना 1.20 के बराबर है, यानी कि x का 1.20 गुणा के बराबर है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि x में x का 20% जोड़ना 1.20 से गुणा करने के बराबर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं। यदि आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं थोड़े से लॉजिकल टाइप के होते हैं। यदि आप उन क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 1 से 2 बार अच्छी तरीके से पढ़कर करते हो तो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन और डाउट होगा ही नहीं। होता क्या है, बच्चे जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चंस के लैंग्वेज को अच्छी तरीके से ना समझ करके सॉल्व कर देते हैं, इसी में गलती हो जाता है। तो इस तरीके से गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्वेश्चन के लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि एक एक वर्ड में क्वेश्चन को घुमाया रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष बिंदु 1 कामा -1 बी -4 6 और -3 -5 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है ये आपको बताना है। ध्यान से देखो, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं। एक आपका है 1 कामा माइनस का 1 कामा माइनस का 1, और बी जो दे रखा है वो आपको दे रखा है -4 कामा 6, और सी पॉइंट आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट -3 -5। ठीक है, एक त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब 3 बिंदु के निर्देशांक दिए रहते हैं तो क्षेत्रफल होता है 1/2। अब 3 बार x y - y लिख लो, x y - y 3 बार लिख लो, प्लस x y - y 3 बार लिख लेना है, प्लस x y - y। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो जमाना क्या है, 123 231 312। कितना 123 231 312, 123 231 312। ये आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। कब, जब त्रिभुज के तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए हो तब। x y - y 3 बार लिख लो और 123 231 312 जमा दो। ठीक, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब देखो ये जो वैल्यू है ये आपका x1 y1 की है, ये जो वैल्यू है x2 y2 की है, ये जो वैल्यू है x3 y3 की है। ठीक है, अब सारी वैल्यू रख दो, कैलकुलेट कर दो। तो 1/2, x1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू डियर स्टूडेंट 6 है, y3 की वैल्यू कितना है -5 है। तो a माइनस और ये फार्मूले से माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे, यानी 5 हो जाएगा। प्लस x2 की वैल्यू कितना है -4, x2 की वैल्यू कितना है -4। ठीक है,
उसके बाद से y3 की वैल्यू आपका माइनस का 5 है, फिर y1 का वैल्यू माइनस का 1 है, तो फार्मूले से माइनस और a माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे, a प्लस का x3 की वैल्यू आपका कितना है माइनस का 3, x3 की वैल्यू आपका है माइनस का 3, y1 की वैल्यू आपका माइनस का 1 है और y2 की वैल्यू आपका कितना है 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखना है डियर स्टूडेंट 1/2, 6 5 11 गुणे 1 करोगे 11 मिलेगा, -5 में से 1 घटाओगे -4 होगा, -4 का गुणा -4 में करोगे +16 हो जाएगा। अब देखो -6 और -1 -7, अब -7 का गुणा -3 में करोगे तो प्लस का 21 मिल जाएगा। अब देखो 16 और 11 कितना होता है 27 होता है, 27 में 1 की जोड़ोगे कितना होगा, 27 में 1 की जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 48/2, जो कि 24 वर्ग इकाई के बराबर होगा। यानी कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो आपका 24 वर्ग इकाई हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी में एक कॉन्सेप्ट और समझ लो, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक या यह बोल देता कि सररेख है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सररेख है, तो क्या होता है सररेख के कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, यदि सररेख का कंडीशन दे रखता था कि इतने इतने निर्देशांक है और त्रिभुज का क्षेत्रफल सररेख है, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आपका 0 के बराबर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट में इस तरीके से आपको समझा दूंगा ना कि यदि अच्छी तरीके से पूरी क्लास देख लेते हो तो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका डियर स्टूडेंट, बोला है लंबाई 7 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी वाले एक आयताकार तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है ये आपको बताना है। एक आपका 7 सेमी लंबाई और 4 सेमी चौड़ाई वाला एक आयताकार तार है, क्या 7 सेमी लंबाई वाला और 4 सेमी चौड़ाई वाला, यानी 7 सेंटीमीटर लंबा है और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो एक 7 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा लंबाई वाला एक आयताकार तार है और इस आयताकार तार को मोड़ करके हम वृत्त बना रहे हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस आयताकार तार का परिमाप कितना है। आयताकार तार का परिमाप इसलिए निकालना है जिससे हमको पता चल जाए कि आखिर में तार की लंबाई कितनी है। ठीक है, आखिर में तार की लंबाई कितनी है, फिर उसी तार से हम वृत्त बनाएंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आयताकार तार का परिमाप निकाल लेते हैं। क्या परिमाप निकाल लेते हैं आयताकार तार का। तो परिमाप कितना आएगा, आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है। तो 2 लंबाई की वैल्यू 7 और ये 4, तो 7 4 11 गुना 22, यानी कि आपको मिल गया इस आयताकार तार का परिमाप 22 सेंटीमीटर। अब देखिए इसी आयताकार तार से हम वृत्त बना रहे हैं, इसी आयताकार तार से हम वृत्त बना रहे हैं। तो जो आपका आयताकार तार का परिमाप होगा वृत्त के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि हम इसी आयताकार तार से वृत्त बना रहे हैं। तो इस तरीके से आयताकार तार का जो परिमाप 22 सेंटीमीटर है ये आपका वृत्त के परिमाप के बराबर होगा, क्योंकि आयताकार तार से वृत्त हम बना रहे हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप आपका होता है 2 पाई r। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखो 22 बराबर 2 पाई का मान 22/7 इनटू का r, ये 22 से 22 बच्चे में, तो r की वैल्यू मिल जाएगी 7/2। यहां तक आपको क्लियर है, r की वैल्यू मिल जाएगी 7/2। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर।
पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर कर दो तो 7/2 गुणे 7/2 हो जाएगा। है 7 से 7 बचा में 2 से काटेंगे 11 बार तो 11 सते 77/2 काट दो तो 38 दूना 76.5 यानी कि 38.7 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता रहा हूं जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखा ना डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को भी बोला है एक समकोणीय त्रिभुज की कर्ण जो है 20 सेंटीमीटर है, इसका अन्य दो भुजाओं की लंबाई में अंतर 4 सेंटीमीटर है, तो भुजाओं की लंबाई क्या है? एक आपका कोई समकोणीय त्रिभुज है जिसके कर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं की लंबाई में अंतर 4 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है अन्य दो भुजाओं की लंबाई। तो समकोणीय त्रिभुज आपका किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है। ठीक है, कर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो ये आपका 20 सेंटीमीटर हो गया और अन्य दो भुजाओं की लंबाई में 4 सेंटीमीटर का अंतर है। अन्य दोनों भुजाओं की लंबाई में 4 सेंटीमीटर का अंतर है यानी कि यदि यह x होगा तो a आपका x प्लस का 4 होगा क्योंकि इन दोनों भुजाओं की लंबाई में 4 सेंटीमीटर का अंतर है। नामकरण कर दो a b c। अब आपने पढ़ रखा है डियर स्टूडेंट कि किसी भी समकोणीय त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। किसी भी समकोणीय त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस का आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपका कर्ण क्या है? AC यानी AC का स्क्वायर बराबर आपका होगा AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितना है? 20। 20 का स्क्वायर करोगे 4 से मिलेगा। AB की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर कर दो प्लस BC की वैल्यू आपका x प्लस 4 है तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर कर दो। इसी को सॉल्व कर लो तो 400 बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर करो तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 8x। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखो 400 में से 16 घटाओ कितना मिलेगा? 384 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 8x। तो यहां से मिलेगा आपको 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 384 बराबर 0। अब दो कॉमन ले लो तो मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2 एकम 2 2 9 18 2 2 4 और 0। अब देखो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब आपको 192 का ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर आपका 4 है, जोड़ने और घटाने पर आपका 4 है। तो कैसे करोगे? 16 गुणे 12 होता है क्या? 16 दरिया 160 16 दूना 32 यानी 16 गुणे 12 करोगे तो 192 मिल देगा और 16 में से 12 घटाओगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 12x माइनस का 192 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है तो x प्लस का 16 मिलेगा। इन दोनों से माइनस का 12 कॉमन ले लो तो x प्लस का 16 मिल जाएगा। अब आगे आ जाना, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बार नोट कर लो x प्लस का 16 और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस का 12 है। x माइनस का 12 यहां से x की वैल्यू निकालिएगा तो माइनस में आएगा जो कि लेना नहीं है। यहां से x की वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा? प्लस में वो भी 12 आएगा। अब x की वैल्यू 12 आ गई तो यहाँ पर x की वैल्यू आपका 12 आ गई। यहाँ पर x बराबर 12 रखोगे तो ये आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा 16 यानी कि अन्य दो भुजाओं की लंबाई 12 और 16 हो जाएगी। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट
मैंने इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करवाया है, जिससे आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ सके। बढ़ते हैं हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जितने भी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा डियर स्टूडेंट ना, इस तरीके से मैं बताऊंगा कि यदि आप पूरी क्लास अच्छी तरीके से देख लेते हो तो आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स माइंड में इस तरीके से सेट हो जाएंगे कि आपको कभी भी भूलेगा नहीं। तो बस आप ध्यान से देखते जाइए, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाना डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है sin 48 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री प्लस cos 48 डिग्री इंटू sin 42 डिग्री का मान क्या होगा, ये आप बता दो। लो बता दे रहा हूं, sin 48 डिग्री इंटू का cos 42 डिग्री प्लस का cos 48 डिग्री प्लस का cos 48 डिग्री इनटू का sin 42 डिग्री, इसका मान क्या होगा ये बता दो। तो देखो sin 48 डिग्री है तो इसको आप sin 48 डिग्री रखो, cos 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस का 48, ठीक, प्लस का cos 48 डिग्री है तो cos 48 डिग्री रखो, sin 42 डिग्री है तो sin 90 माइनस का 48 कर दो। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखो sin 48 डिग्री तो sin 48 डिग्री cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है sin थीटा, यानी कि sin 48 डिग्री प्लस का cos 48 डिग्री है तो cos 48 डिग्री रखो, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी कि cos 48 डिग्री, ठीक। अब देखो sin 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 48 डिग्री प्लस का cos 48 डिग्री इनटू cos 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर 48 डिग्री। अब देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a के रूप में, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a के रूप में, और जिसकी वैल्यू आपका होता है a, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा लो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाओगे। तो बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को भी बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कराऊंगा। बोला है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दो वर्गों की भुजाओं की लंबाई क्या है, ये आपको बताना है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व करने के मैं दो तरीके बताने वाला हूँ। पहला आप वैल्यू पुट मेथड से सॉल्व कर सकते हो और दूसरा आप बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। दोनों ही तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि किस किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो बोला है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 है। तो मैं मान लेता हूँ पहले वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो आपका a1 का स्क्वायर है और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आपका a2 का स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू कितना है 468, कितना है 468 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको दोनों वर्गों की भुजाओं की लंबाई बताना है। तो देखो पहला वैल्यू पुट मेथड ये है कि आप चारों ऑप्शंस को रख करके सेटिस्फाई कर दो, चारों ऑप्शंस को रख करके इसको संतुलित कर दो। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, यदि ऑप्शन नंबर ए वाली वैल्यू रखने पर ए समीकरण सेटिस्फाई हो जाता है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 18 व 16, यानी कि a1 की वैल्यू 18 ले लो और a2 की वैल्यू 16 ले लो। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 का होल स्क्वायर प्लस का 16 का होल स्क्वायर। तो 18 का होल स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, ठीक है ना। हो 18 का होल स्क्वायर कितना होता है 318 180 और 18 144, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर कर दो कितना होगा, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है।
16 का स्क्वायर 256 होता है। हाँ ठीक है, यानी कि इस पर तो आपका शिफ्ट नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ ज्यादा ही आ रहा है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही आ रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं 12 और 16 का। ये आपका ऑप्शन नंबर ए था 18 व 16। ऑप्शन नंबर बी आपका है डियर स्टूडेंट 12 व 16। तो 12 का स्क्वायर करोगे 144 मिलेगा, और 16 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 मिलेगा। ठीक है, इस पर भी हम देख पा रहे हैं हमारी वैल्यू शिफ्ट नहीं हो रही है, यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हम चेक कर लेते हैं 14 व 16 से। तो 14 का स्क्वायर क्या है, 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 14 तैयार 140 और 4 चौक 56 यानी 196 ये हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 256 मिल जाएगा, 256 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कुछ बात बन रही है, कुछ बात नहीं बन पा रही है। ठीक है, कुछ बात नहीं बन पा रही है। ठीक, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, ऑप्शंस में कुछ मिसप्रिंट दिया है, इसको हम डायरेक्ट डियर स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं बेसिक से। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्योंकि ऑप्शंस थोड़े से मिसप्रिंट दिए हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में यदि पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन तो वैल्यू पुट मेथड से सॉल्व करना। इसको मैं बेसिक से इसलिए सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि ऑप्शंस में कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, तो देखना ध्यान से, इनके क्षेत्रफलों का योग आपका 468 है और परिमापों का अंतर 24 है। तो परिमापों का अंतर क्या होता है, तो पहले वर्ग का परिमाप आपका होगा a1, पहले वर्ग का परिमाप आपका कितना होगा 4a1, और दूसरे वर्ग का परिमाप आपका 4a2, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 into a। तो पहले वर्ग का परिमाप 4a1 हो जाएगा, दूसरे वर्ग का परिमाप 4a2 हो जाएगा, जिसका अंतर 24 है। यानी कि a1 माइनस का a2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 6। इसको आप मान लो समीकरण 2, इसको आप मान लो समीकरण 2। ठीक, अब देखो, अब हम करेंगे क्या, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, या एक तरीका और भी कर सकते हो, एक तरीका चलो ठीक है, ठीक है, माइनस का 2a1 a2। तो a1 माइनस a2 की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा। a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर आपका है 468 माइनस का 2a1 a2। ठीक है, अब देखो 468 में से 36 घटाओ कितना मिलेगा, तो 8 में से 6 जाएगा 2, और 6 में से 3 जाएगा 3, 432 बराबर आपको हो जाएगा 2a1 a2। 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यानी कि आपको मिलेगा a1 into a2 की वैल्यू 216 के बराबर। a1 into a2 की वैल्यू आपको मिल गया 216 के बराबर। ठीक है, a1 into a2 की वैल्यू मिल गया आपका 216 के बराबर। अब यहाँ से आप कैलकुलेट तो आसानी से कर सकते हो, a1 into a2 की वैल्यू 216 के बराबर, यानी कि दोनों नंबरों का आप गुणनफल करा देना, तो जिससे 216 आएगा वही आपका आंसर होगा। तो दोनों ही तरीके हैं, वैल्यू पुट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके से भी चेक करते हो कि a1 into a2 की वैल्यू 216 के बराबर होना चाहिए। तो जहां पर दोनों ही भुजाओं का गुणनफल 216 के बराबर आएगा वही आपका आंसर होगा। इसको आप कैलकुलेट करके बता देना कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 8 को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है डियर स्टूडेंट, एक वस्तु को रुपया 170 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए ये आपको बताना है। एक कोई वस्तु है जिसको हम 170 रुपया में बेचते हैं तो हमको 15% की हानि होती है, लेकिन उसी वस्तु पर यदि हमको 20% का लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि 15% की हानि का मतलब क्या है।
कि हमारी कोई वस्तु थी जिसकी वैल्यू 100% तो थी, लेकिन 15% की हानि हो गई, तो 100 में से 15 घटाओगे कितना, 85%। और 85% की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 85% की वैल्यू आपको दे रखा है 170। क्यों? क्योंकि हमको 15% की हानि हो रही है, तो 100% तो उसका प्रारंभिक मूल्य था, उसमें 15% की हानि होगी, यानी कि 85% उसका वैल्यू है। और 85% की वैल्यू आपका 170 है, तो 85 गुना 170, जीरो उतार दो, यानी 1% की जो वैल्यू है वो आपका है 20 रुपए। सॉरी, 1% की वैल्यू आपका है 2 रुपए। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, कास्ट प्राइस निकालना पड़ेगा वस्तु का। तो किसी भी वस्तु का कास्ट प्राइस होता है 100%, तो दोनों तरफ आप 100 से गुणा कर दो, तो यहाँ से आपको कास्ट प्राइस कितना मिल जाएगा, 200 रुपया। यानी कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो आपका 200 रुपया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस 200 रुपए पे 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो 20% का लाभ कमा देते हैं। तो 200 का 20% लाभ कमाने का मतलब क्या है, 100% तो उसका कास्ट प्राइस है, उस पर 20% का लाभ, यानी कि 200 का 120% निकालो। तो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो 50 में 120 गुणे 2 करोगे तो 240 मिल जाएगा। यानी कि 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को 240 रुपये में बेचना होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 20% का लाभ कमाना चाहेगा तो 240 में बेचेगा। बढ़ते हैं हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 9 को। बोला है एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% बढ़ जाती है, तदनुसार यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद उसकी मशीन की कीमत कितनी होगी, ये आपको बताना है। 10% की दर से प्रत्येक वर्ष मशीन की कीमत बढ़ जाती है। यदि वर्तमान कीमत 50,000 है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा। तो इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या, A बराबर P 1 प्लस R अपान 100 पे पावर n, ठीक है। उसकी वर्तमान कीमत कितनी है, 50,000, यानी मूलधन की वैल्यू 50,000 है। 1 प्लस R की वैल्यू 10% है, बटे का 100 कर लो, समय 2 साल है, ए 0 से 0 50 में तो मिलेगा आपको 50,000 गुणे 10 एकम 10 है कि 11 बटे 10 का होल स्क्वायर करोगे तो 121 बटे 100 मिलेगा। डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, गुणा कराओ, डबल जीरो उतार देते हैं, 5 एकम 5, 5 गुना 10 को 0, 5 एकम 5 1 6, यानी 60,500 हो जाए। यानी उस मशीन की कीमत यदि 10% की रेट से बढ़ रही है तो 2 साल बाद 60,500 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 को भी। बोला है तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्या 2:3:4 हो जाती है, तो संख्याएं कितनी है ये आपको बताना है। संख्याएं कितनी है ये आपको बताना है। तीन संख्याएं 1:2:3 है। देखो तीन संख्याएं 1:2:3 में है, ठीक है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर उनका जो नया अनुपात हो जाता है 2:3:4 हो जाता है। यानी कि प्रत्येक संख्या में यदि हम 5 जोड़ देते हैं, 5 जोड़ देते हैं तो जो नया अनुपात है 2:3:4 हो जाता है, ठीक। तो आपको बताना है कि संख्याएं कितनी है। तो देखो 5 जोड़ने पर अनुपात में कितने का अंतर आ रहा है, 5 जोड़ने पर अनुपात में 1 का अंतर आ रहा है, 5 जोड़ने पर अनुपात में 1 का अंतर आ रहा है, 5 जोड़ने पर अनुपात में 1 का अंतर आ रहा है। ये बात आपको क्लियर है कि जब हम प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहे हैं तो अनुपात में 1 का अंतर आ रहा है, यानी कि 1 अनुपात से 2 अनुपात हो जा रहा है, 2 अनुपात से 3 अनुपात हो जा रहा है और 3 अनुपात से 4 अनुपात हो जा रहा है। यानी कि हम 5 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा प्रत्येक अनुपात में एक एक अनुपात की वृद्धि हो जा रही है। तो हमको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जो एक अनुपात की वैल्यू आपका कहीं ना कहीं 5 रुपया है। एक अनुपात की वैल्यू आपका कितना है, 5 रुपया, क्योंकि एक अनुपात सब में बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि 5 5 बढ़ने की वजह से। तो एक अनुपात की वैल्यू आपका 5 हो गई।
तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या आपका हो जाएगी 5, दूसरी संख्या आपका हो जाएगा 10 और तीसरी संख्या आपका हो जाएगा 15। क्योंकि पहली संख्या 1 अनुपात है तो उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, दूसरी संख्या 2 अनुपात है तो उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी और तीसरी संख्या आपका 3 अनुपात है तो 15 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि 1 अनुपात के बढ़ने की वजह से 5 की वृद्धि हो रही है, यानी 1 अनुपात की वैल्यू 5 हो गई, तो ये आपका 5, 10 और 15 हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराने का प्रयास किया है। फिर भी डियर स्टूडेंट यदि आपका किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन होगा किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में।